तो अगला हम लोग का जो पेपर है, ठीक है, भूगोल का पेपर है, ज्योग्राफी का। और सर जो है सब आईएमपी सवाल वगैरह इंपॉर्टेंट बता दिए होंगे, है ना, क्योंकि साल भर क्या है ना कि हफ्ते में आधा दिन A1 A2 का, आधा दिन A3 A4 का क्लास लगा है। इस कारण रिवीजन का उतना अच्छे से समय नहीं मिल पाया, इस कारण जो है आईएमपी सवाल बताया गया है। वैसे ज़्यादातर आईएमपी सवाल नहीं बताते थे, सब अपने हिसाब से पढ़ते थे, है ना। वही पूरा बुक को पढ़ाया, बुक में और क्या आईएमपी बताया जब अच्छे से पढ़ा दिए तो। लेकिन इस समय रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, इस कारण तो आईएमपी सवाल बताए हैं सर। तो आईएमपी सवाल कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिला है ना, तो वो एब्सेंट थे, तो उसका फिर क्या कर सकते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे जो सर आईएमपी सवाल बताए हैं उसको एक बार मैं सबको बता देता हूँ, और कुछ मेरे को भी आईएमपी लगता है बुक में, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो में हम जो है आईएमपी सवाल पर चर्चा करेंगे, जो सर बताए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, तो सारे को बस अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मानचित्र के मूल सिद्धांत का वर्णन करते हुए मानचित्र की विशेषता बताइए, ठीक है। एक सवाल है मानचित्र का मूल सिद्धांत। तो खैर ऐसा तो ये सवाल प्रैक्टिकल के लिए होता है ना, तो छोड़ देना है सवाल को मेरे हिसाब से तो, और देखना है तो एक बार देख लेना। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है ना, ये जो है आप देख लेना, दोनों के बीच अंतर क्या होता है। अक्षांश देशांतर रेखाएं सभी जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो खड़ी रेखाएं हैं इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और एक मिनट चेंज कर देता हूँ। पृथ्वी में है ना जो ऐसी आड़ी रेखाएं होती है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। पृथ्वी की जो ऐसी खड़ी रेखा होती है इसको देशांतर बोलते हैं, और पृथ्वी की जो ऐसी आड़ी रेखाएं होती है इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अक्षांश रेखाएं जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है, और ये है ना देशांतर रेखा जो है वो समय को प्रभावित करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है, और देशांतर रेखाएं समय को प्रभावित करती है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग देशांतर रेखाओं में स्थित है, और अलग अलग देशों में अलग अलग अक्षांश रेखा है, इसी कारण वहाँ का मौसम भी अलग है। जैसे कि आप देखोगे इस तरफ वाले अक्षांश रेखा में जो देश स्थित है वो ठंडे हैं, और इस तरफ मध्य में जो देश है भूमध्य रेखा और उसके आसपास कर्क मकर रेखा, यहाँ पर अगर जो कोई भी देश है वो गर्म है ना। तो अक्षांश रेखाओं जो है ना, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, ये जलवायु मौसम को प्रभावित करती है, और देशांतर रेखा समय को प्रभावित करती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180, है ना, और भूमध्य रेखा को मिला के 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। तो ये हो सकता है अक्षांश रेखा के बारे में पूछ दे 2 नंबर में, या देशांतर रेखा के बारे में पूछ दे, या सीधा बड़ा सवाल पूछ देगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए, है ना। तो ये जो है टॉपिक आपका जो है काम आएगा। सर जो है कुछ आईएमपी सवाल लिखाए थे, है ना, वो मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके। वायु दिशा सूचक यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। वायु दिशा सूचक यंत्र ये प्रैक्टिकल के लिए होता है ना, देखना चाहो तो देख लेना। वर्षा मापी यंत्र की कार्यविधि एवं प्रयोग का वर्णन कीजिए, इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ वर्षा मापी यंत्र का, अलग से एकदम स्पेशल वीडियो, उसको अच्छे से देख लो। पहली बात तो मैं प्ले लिस्ट में 11th क्लास का जितना भी वीडियो बनाया हूँ उसमें जो जो भूगोल का वीडियो है वो सारा वीडियो को देख लो, एकदम मोस्ट आईएमपी है वो। जो हम लोग साल भर तुमको पढ़ाते आ रहे हैं वही सवाल पेपर में आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा। और जो इम्पोर्टेंट है 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण सवाल है मैक्सिमम लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया है ना। हो सकता है तुम उस दिन नहीं आए थे, या हो सकता है हमने एक सेक्शन में बताया दूसरे में नहीं बताया, है ना, हमको लगा कि हो सकता है बता दिया है ऐसे करके, तो कुछ ही ऐसा टॉपिक छूटा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कई बार क्लास में बता दिया गया है, तो ज़्यादा डाउट नहीं करना है। जो क्लास में बताया गया है, जो रेगुलर स्कूल आता था, जो क्लास में बताया गया है, अगर उसने नोट करके अपने कॉपी में नोट बनाया होगा बहुत आसानी से पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और अगर आप स्कूल नहीं आते थे, स्कूल आते थे लेकिन फिर भी नोट नहीं बनाते थे, है ना। कई जने बोल रहे हैं कि भाई सर आईएमपी नहीं बताए हैं, एमपी ऐसे जरूरत भी नहीं होता है, साल भर क्या पढ़े हो आईएमपी पीछे भाग रहे हो, लेकिन आईएमपी बताए हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन तुम उस दिन नहीं आए थे, है ना, तो घर में जाके नहीं बता सकते हम आईएमपी। सब एक साथ आए थे उस दिन अपन बता दिए। अब कितने लोग आए थे, 60 लोग बस आए थे,
और 140 लोग एब्सेंट थे। तो 140 को जरूरत भी नहीं है 12वीं जाने का, है ना। अगर जरूरत होता तो वो रेगुलर आता और पढ़ाई में ध्यान देता। तो ये सब फालतू की चीजें है ना। जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं हो पाएगा पास, और वास्तव में जिसको जरूरत है, अपने घर की स्थिति को जो जानता है, वो पास हो जाएगा, है ना, और 12वीं चले जाएगा। ठीक है। वर्षामापी यंत्र फिर से यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, मैं वीडियो में बताया हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। वर्षामापी यंत्र सर्च करो, है ना, स्टडी विद सिन्हा सर्च करके और प्ले लिस्ट में जाओ, और 11वीं वाला जो 11वीं एनसीईआरटी बुक एनालिसिस जो है उसमें जा करके देखो, उसमें वर्षामापी यंत्र का भी वीडियो है। भूगोल का विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। भूगोल का विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में लगभग ये सवाल आ सकता है। ये सवाल जो है आपको गाइड में मिल जाएगा, अगर गाइड नहीं है तो भूगोल की किताब में भी जो है ये सवाल आपको मिल जाएगा, है ना। स्टार्टिंग चैप्टर ही है ये। देखिए, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं, देखिए, ठीक है। चल बैठ उधर। देखिए, है ना, जो ग्रह हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 ग्रह पार्थिव हैं और 4 ग्रह जेवियन हैं। तो जेवियन ग्रह जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ठोस नहीं होते हैं। और पार्थिव ग्रह जो होते हैं, सामने सूर्य के बाद बुध आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है, ये जो सामने के जो 4 ग्रह हैं, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों क्या है, पार्थिव ग्रह है। ये ठोस है और आकार में थोड़े छोटे हैं। और इसके बाद क्या है, बड़े बड़े ग्रह हैं। ये साइज में बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो है आकार में भी बड़े हैं, लेकिन जो है ये ठोस नहीं है। एक प्रकार से गैस के गोले जैसे हैं ये लोग, है ना। तो पार्थिव ग्रह ठोस होते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, ये पुराने ग्रह होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, ये सभी इसके अणु परमाणु आपस में जुड़ चुके होते हैं और ये ठोस हो चुके होते हैं। और इसके विपरीत जो जेवियन ग्रह हैं, इसका निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसका निर्माण चल रहा होता है और ये धीरे धीरे ठोस हो रहे हैं, है ना। तो पार्थिव ग्रह ठोस क्यों होते हैं, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं, इसका मतलब वही है, पार्थिव ग्रह ठोस क्यों होते हैं। बहुत सरल सा सवाल है, आप गाइड में या तो फिर बुक में आप आसानी से ढूंढोगे, ये जो है सवाल मिल जाएगा। भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए, है ना। ये ऐसा कुछ सवाल है, यहाँ पर जो लिखा है इसका टॉपिक, हाँ, तो ये जो है ऐसे ही कुछ लिखा है, भूकंपीय तरंगों के संचरण का चट्टानों पर प्रभाव बताइए। तो ये चैप्टर मैं बताया था ना, यहाँ भी बताया हूँ, स्कूल में भी बताया हूँ, भूकंप वाला नहीं, यहाँ बस बताया हूँ, है ना। स्कूल में ध्यान नहीं आया, क्योंकि स्कूल में भूगोल का ज़्यादा टॉपिक, एक आध ही टॉपिक बताया हूँगा मैं, क्योंकि सर है भूगोल वाले, तो मैं अपने सब्जेक्ट को बताया हूँ, ठीक है। यहाँ बताया था मैं, याद है, भूकंप, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे, ऐसा चित्र बना करके, है ना। एक मिनट, है ना, एक चित्र बना के बताया था मैं। ये ऐसा, यहाँ पर जैसे भूकंप आ गया, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, ये यहाँ पर ऐसे भूकंप ऐसे टाइप का बताया था मैं। ये इसके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाता है ना। ये 105 डिग्री ऐसा कुछ बताया था मैं। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, तो ये वाला जो है ना, आपके बुक में दिया है शॉर्टकट में। मैं तो बहुत डिटेल से बताया था, बुक में शॉर्टकट में दिया है, जितना दिया है उतना तैयार करके अगर लिख देते हो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सवाल था, भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, पता नहीं इसमें क्या लिखा है, भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए। ऐसा टाइप का नहीं है, भूकंपीय तरंगों के संचरण को समझाइए, है ना, सिंपल सा सवाल। आ गया तो बनाना भी। ज्वालामुखी कुंड का निर्माण कैसे होता है, ये भी सवाल मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में बताया था ना, ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दरारी ज्वालामुखी भी होता है। हम लोग ये वाले ज्वालामुखी को जानते हैं, ऐसा टाइप का होता है, ऐसा ऊपर से निकलता है गैस वगैरह, है ना। एक दरारी ज्वालामुखी होता है, जमीन से ऐसा फट जाता है, दरार आ जाता है, तो वहां से लावा बहने लगता है, दरारी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में बताया हूँ, है ना मैं, ये देख लेना, ज्वालामुखी की संरचना देख लेना, है ना।
ज्वालामुखी की संरचना, ये ज्वालामुखी क्रेटर है ना, यहाँ पर हॉट स्पॉट बनता है ना, और यहाँ से जो है बहुत प्रेशर के साथ जो है ये सभी चीजें निकलती है। अंदर में ये जम गया तो ग्रेनाइट बोलते हैं, और बाहर में आ गया तो बेसाल्ट बोलते हैं। इसका शायद मैं वीडियो बनाया हूँ नहीं बनाया हूँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बुक में है, क्लास में तो लेकिन बताया हूँ मैं, क्लास में बताया है। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए, है ना। वही तरंग वाला चैप्टर, उसमें तो बताया ही था मैं, 3 प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव, और एक होता है क्या हम लोग का धरातलीय तरंगे, एल वेव, है ना। एक होता है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। और सबसे ज्यादा प्रभावित हमको जो करता है, खतरनाक वो कौन सा होता है, यही होता है धरातलीय तरंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, प्राथमिक तरंगों में, लेकिन वो धरती के अंदर होता है, हमको ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। प्राथमिक तरंगों से ही द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है, सारा बुक में दिया हुआ है ना। सवाल क्या था, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, मतलब प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। अब इसका विस्तार जो है आप देखिए बुक में, ठीक है, वही सब है। ये पृथ्वी के अंदर जब कहीं हलचल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर प्राथमिक तरंगे उत्पन्न होती है, और प्राथमिक तरंगों के कारण इसके बिल्कुल 90 डिग्री में द्वितीयक तरंगे बनती है। ये प्राथमिक तरंगों की तुलना थोड़ी कमजोर होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। इसको भी मैं समझाया हूँ, महाद्वीपीय, और वीडियो भी एक तो बनाया हूँ, अंगारा लैंड वाला जो वीडियो बनाया हूँ वो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित तो है वो, ठीक है। तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन के संगत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन को समझाइए। अगर ये भी अगर आप लिख के आ जाते हो तो बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ज्वार भाटा क्या है, चित्रों के माध्यम से सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ज्वार भाटा का एक बार जो है आप जो है चित्र देख लेना कैसा होता है, और ज्वार भाटा क्या है इसको तो बताया, वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। ज्वार भाटा ना जानते ही हो, हर 12 घंटे में क्या आता है, ज्वार आता है, और हर 6 घंटे में भाटा आता है, दिन में 2 बार आता है ये घटना, ठीक है। जब क्या हो जाता है कि सारा पानी चारों तरफ फैल जाता है तो ये ज्वार कहलाता है, और सारा पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है समुद्र का, और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ये भाटा कहलाता है। बुक में दिया है बहुत अच्छे से क्यों आता है ना। सूर्य और चंद्रमा के कारण तो आता है ज्वार और भाटा, है ना। दीर्घ ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है, वीडियो बनाए थे सर, बनाया था क्या, देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बनाया हो तो अच्छी बात है, और नहीं बनाया हो तो यहाँ पर तुम लोग सब नोट वगैरह तो बनाई हो, है ना। जो बनाया होगा वो ग्रुप में एक बार शेयर भी कर देना नोट को, ठीक है। ज्वार भाटा वाला, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से बताया था, मेरे को याद है ज्वार भाटा, और जो उस समय अच्छे से समझ गया होगा ना उसको अभी भी याद होगा एकदम क्लियर। इतना अच्छे से बताया था, कॉलेज लेवल पे बताया था, सबको याद हो गया है ना, कंपटीशन लेवल पे। ज्वार भाटा, द बिग बैंग थ्योरी, है ना। द बिग बैंग थ्योरी क्या है, अगला सवाल यहाँ पर ये लिखा है ना। इसमें सब क्या है, मात्रा वात्रा मिस्टेक किया है, पेपर में ऐसे नहीं करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी स्प्लिट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिग बैंग थ्योरी क्या है ना, बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी इसका भी वर्णन मैं किया हूँ। पूरे पृथ्वी में पहले क्या था, पूरे संसार में पहले क्या था, कुछ नहीं था, एक छोटा सा बिंदु हुआ करता था, है ना। देव उत्पत्ति से आया था वो बिंदु, जिसका घनत्व और हाँ ये लिखा है ना, यही वाला है, ये है तुम्हारा, इसमें राइटिंग थोड़ा ठीक दिख रहा है। सवाल वही है जो सर लिख पाए हैं, एमपी सवाल, ठीक है। कई लोग टिक लगाए हैं, कई लोग लिखे हैं, और जो नहीं आया है वो कुछ नहीं किया है, तो चिल्लाता है अपने को कोई एमपी नहीं मिला। आप जागरूक रहिए, हम लोग सरकार को चिल्लाते हैं स्टार भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है करके, कुछ नहीं है, कमजोरी हमारे अंदर है। अगर हम मजबूत रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट है जो चिल्लाते हैं कि हमको फेल कर दिए, ये कर दिए, हमको कम नंबर मिल गया। तुम रोज स्कूल आए हो क्या, नोट्स बनाए हो क्या, समझे हो टॉपिक्स को, सवाल किए हो मेरे से। कई लोग आते थे, है ना, मैं खाली पीली बैठे रहता था लाइब्रेरी में, कई लोग आते थे सवाल पकड़ के, सर ये सवाल बताओ सर, समझ नहीं आ रहा है,
तो इससे दो फायदा, एक तो वो मेरे नजर में आ गया, हाँ ये पढ़ने वाला है, और दूसरा फायदा क्या हुआ, उसका डाउट क्लियर हो गया। एक और फायदा हुआ कि उसका डर खत्म हो गया, है ना। अब एक बार आ गया ना तो वो हर बार आएगा फिर मेरे सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई करता नहीं है, हाँ अपने मतलब नहीं, पेपर है ना 1 साल बाद दिला लेंगे, है ना, और 1 साल के बाद बुक को खोलते हैं, कहाँ पास हो गए। और ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, इसको अच्छा नंबर मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे फेल हो गया, है ना, मेरे फेल कर दिया गया। कोई फेल कैसे करेगा जी तुमको, किसी में हैसियत नहीं है जो तुमको फेल कर दे, तुम फेल खुद होते हो क्या, तुम्हारा रिजल्ट तुम खुद खराब करते हो। किसी में हैसियत है क्या कि तुम्हारा आया है 60 नंबर और तुमको दे देगा 6 नंबर, किसी में दम नहीं होता। और किसी में ये भी दम नहीं है कि तुम्हारा आया 6 नंबर वो तुमको दे देगा 60 नंबर। हाँ 25 आया उसको 26 कर देंगे, 26 को 27 कर देंगे। हाँ यार ये लड़का अच्छा पढ़ता है, ईमानदार है, एकदम सीधा साधा लड़का है, 1 नंबर तो दे देते हैं, है ना। कई बार सर मैडम लोग जो है सर दया खा के दे देते हैं, ठीक है। उसके लिए बिहेवियर सुधार के रखा करो। कई लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देते हैं आंसर शीट में, मेरे को कुछ नहीं आता, बात खत्म। ऐसा भी लिखे हैं कई लोग, मेरे को एक सवाल नहीं आता, कुछ लिख रहे हैं लिखते लिखते कुछ दूसरा लिखना चालू कर दिए, मतलब उसको पेज वन भरना है। कई लोग लिखे हैं सवाल लिख दिए हैं, उसके लिए जगह छोड़ दिए, सवाल लिख दिए जगह छोड़ दिए, 3 घंटा बस सवाल लिखे हुए। तो अगर हम इसको 12वीं, अगर ये लड़का जो है या लड़की जो भी 12वीं पास भी हो जाता है ना, 11वीं में है, 11वीं अगर पास भी हो जाता है तो 12वीं में फेल होगा डेफिनेटली। आपको कुछ नहीं आता है, 3 घंटे बैठ करके आपने क्या किया, केवल सवालों को उतारा है ना, चेक करने के बाद 0 नंबर 2 नंबर 5 नंबर आपको मिल रहा है। तो अगर 11वीं पास कर दिया जाए ऐसे कैंडिडेट को, डेफिनेटली 12वीं फेल होगा और रिजल्ट खराब करेगा। तो उसका भला इसी में है कि ईमानदारी से उसको अपना रिजल्ट स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ, और चुपचाप जाके ओपन का एग्जाम दिलाना चाहिए। उसका समय बच जाएगा, उसका समय बच जाएगा, है ना। 11वीं के बाद क्या है, बढ़िया मस्त क्या ओपन दिलाएगा, मस्त निकल जाएगा। वो 10वीं दिला चुका है, 1 साल 11वीं में गैप कर दिया है, डायरेक्ट 12वीं पास होगा वो, नहीं तो वो फिर 1 साल जाके 12वीं फेल हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि 12वीं में वही कैंडिडेट पहुंचता है जो कि वास्तव में 12वीं के लायक है। और अगर आप फेल हो गए हो तो ये आपके लिए अच्छा है ना, बुरा नहीं है। और पास हो गए हो तो आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बहुत अच्छे से साल भर तैयारी करना है, नोट्स बनाना है, हर एक टॉपिक को समझना है और बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। और अगर फेल हो गए हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप जो किए हो साल भर 11वीं में ऐशो आराम मौज मस्ती अयासी जो भी किए हो, है ना, वही करो फिर से। और ओपन का जब फॉर्म निकलेगा चुपचाप ओपन का फॉर्म भर देना, और ओपन परीक्षा में ऐसे ही पास हो जाते हैं, पास हो जाओगे, 12वीं पास कर जाओगे। आपके लिए नहीं है फिर, है ना, ऐसा पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो जो फेल हुए हैं, है ना, इस समय मान लो जाए रिजल्ट निकलने के बाद जो होंगे वो भी अपना सहर्ष रिजल्ट स्वीकार करें, क्योंकि मैं साल भर से बोलते आया हूँ, मजाक में मत लो। हर साल रिजल्ट 11वीं में ही खराब आता है, 12वीं में तो अच्छा आ जाता है। मैं बोलता हूँ ना, अभी 11वीं में थोड़ा मेहनत करो, है ना, 12वीं में मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। 11वीं में तुम अपने दम से पास हो थोड़ा सा, 12वीं में हम अपना दम लगाएंगे। 11वीं पास होके तो दिखाओ जी तुम, ये सारी स्थिति है। हिस्ट्री में सारा सवाल बता दिया गया था, फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं बताए हैं। भाई आओगे तब तो बताएंगे, घर में जाकर थोड़ी बताएंगे। सब चीज को समझा, जागरूक रहो। पता है जागरूक आदमी कभी धोखा नहीं खाता है। और आप जागरूक नहीं हो, आप बोलोगे, है ना, यहाँ पर कई लोग देखोगे पब्लिक में, वो देखो वो 2 मंजिला घर है, उसका गरीबी रेखा कार्ड बना है, मेरा नहीं बना है। वो जागरूक आदमी है, वो पार्षद से नेता से उस मिलते रहता है हमेशा, क्या योजना चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, सारा चीज उसको पता रहता है, बनवा लिया। और तुम सोए रहोगे, तुम्हारा थोड़ी बनेगा। घर में आके उसका थोड़ी कुछ है रिलेटिव तुम्हारा कि घर में आके तुम्हारा राशन कार्ड बनाएगा। ये नियम हर जगह लागू होता है। आप जागरूक रहोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं रहोगे तो धकेल दिए जाओगे, ठीक है। तो दूसरे पर ब्लेम डालना, ये वाला जो आदत है, इसको तो छोड़ ही दो, है ना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे जीवन में। कुछ भी गलती हो रहा है, नुकसान तुम्हारा हुआ है ना, तो गलती भी तुम्हारी है। नुकसान तुम्हारा हुआ मतलब गलती भी तुम्हारी है, सीधी सी बात, ठीक है। सवाल है, अगला सवाल क्या है यहाँ पे,
नदी अपरदन के कारण, है नदी अपरदन के कारण निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि इसको मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, है ना। सर जो सवाल यहाँ पर बताए हैं, नदी अपरदन के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। नदी निकलता है ना, शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी अवस्थाएं होती है। और इन सभी अवस्थाओं में नदी कुछ कुछ स्थलाकृति बनाता है। कहीं पर घाटी बनाता है, कहीं मैदान बनाता है, तो कहीं पर क्या बनाता है वो वेदिका बनाता है, तो कहीं पर वो डेल्टा बनाता है। ये सारी चीजें जो है मैं एक वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ, है ना। ये लगभग पिछला ही वीडियो है, ठीक है। भूगोल का अभी देखिए, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम और जलवायु में अंतर ना, बहुत अहम सवाल है, बुक में दिया है, गाइड में भी दिया होगा, बुक में दिया है सवाल, है ना। क्योंकि मैं जब यहाँ क्लास में बता रहा था कोचिंग में, तो मेरे को याद है ना, बुक में स्पेशल बढ़िया जो है ऐसा डिब्बा बना के दिया हुआ है ना, इस प्रकार से ऐसा जो है ऐसा मौसम जलवायु पहला दूसरा तीसरा ऐसा टाइप से बताया है। तो वही है मौसम जलवायु में अंतर। मौसम है ना वेदर बोलते हैं अंग्रेजी में, जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं। मौसम क्या होता है, अस्थायी, हमारे चारों तरफ का वातावरण का अस्थायी दशा होता है। जलवायु क्या होता है, हमारे चारों तरफ के वातावरण का स्थायी दशा होता है। मौसम जो है बदलते रहता है, हर साल भर में जो है मौसम, कई प्रकार के मौसम आ जाते हैं। जलवायु नहीं बदलता है। मौसम में क्या होते हैं, कई प्रकार के तत्व होते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ गया ना, तो गर्मी लगेगा, ठंड का मौसम आ गया ठंड लगेगा, बारिश का मौसम आ गया तो बारिश होगा। लेकिन जलवायु में एक ही तत्व होता है। जैसे कि क्या है, ये गर्म जलवायु वाला जगह है ना, तो ठीक है, यहाँ गर्मी का मौसम है तो गर्म रहेगा। बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम है तो ठंड आ जाएगा, बर्फबारी हो जाएगा, वहां हल्का सा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठंड का मौसम आएगा तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे साइबेरिया में पूरा बर्फबारी होता है वैसी बर्फबारी छत्तीसगढ़ में होने लगेगा। छत्तीसगढ़ क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, पूरा भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में आता है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु। तो हमारे भारत की जो जलवायु है ये बदलेगी नहीं, और मौसम जो है वो बदलते रहती है। इसी कारण कहा गया है मौसम में कई तत्व होते हैं, जलवायु में एक ही तत्व होता है। मौसम गर्मी का आ गया तो गर्म लगेगा, ठंड का आ गया तो ठंडा लगेगा। लेकिन जलवायु की अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में थोड़ा ज्यादा गर्मी लगेगा और ठंड के मौसम में थोड़ा कम गर्मी लगेगा, राहत रहेगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड आ गया तो बर्फबारी होगा। जलवायु चेंज नहीं होता है। जलवायु का मतलब क्या होता है, सभी मौसम का एवरेज, जितना भी साल भर में यहाँ मौसम आता है सभी मौसम का एवरेज निकालो। और एवरेज निकालोगे तो कहीं पर आएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम उसको बोलेंगे हाँ ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये शीत कटिबंधीय जगह है। ये कहीं पर क्या एवरेज आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज है ना। साल भर मौसम, ठंड का मौसम आया 40 हो गया, ठंड के मौसम में 20 हो गया है ना टेम्परेचर, और गर्मी के मौसम में 40 हो गया टेम्परेचर, और बारिश के मौसम में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हमने साल भर का मौसम का एवरेज निकाला तो हमको मिला 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ साल भर का एवरेज कितना होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये गर्म जलवायु वाला जगह है। और वहीं अगर हम साइबेरिया में जाए या कहीं पर भी जाए है ना, ब्रिटेन में अगर हम जाते हैं तो गर्मी के मौसम में भी वहां पर ठंड होता है ना, लेकिन कम ठंड होता है। और ठंड के मौसम में तो बहुत जबरदस्त ठंड होता है वहां पर, ठंड के मौसम में बहुत जबरदस्त ठंड होता है। तो सिंपल सा सवाल है, मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम है ना, अंग्रेजी में इसको वेदर बोलते हैं, जलवायु क्लाइमेट बोलते हैं। ये अस्थायी दशा है मौसम, वो स्थायी दशा है। मौसम में कई प्रकार के तत्व होते हैं, जलवायु में एक ही तत्व होता है ना। मौसम बदलते रहता है, जलवायु नहीं बदलता है। यही सारी चीजें हैं जो आपकी बुक में दी हुई है ना, यही सब देखना है। अगला देखिए धरातल, ये देखिए ना हमारे जो धरातल है ना, इसके तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग देखे होंगे कहीं पर का जलवायु क्या होता है, गर्म होता है, कहीं का जलवायु ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ब्रिटेन में जाओगे तो ठंड होगा, भारत में गर्मी होगा, सहारा का रेगिस्तान में चले जाओ कभी ठंड नहीं होता, गर्मी होता है वहां पर, वहां रोज गर्मी होगा। और वही साइबेरिया में चले जाओ रोज ठंड होगा वहां पर। तो ऐसा कहीं का जलवायु गर्म है, कहीं का जलवायु ठंडा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल पूछा है। सवाल क्या है, ये जो है
धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, धरातल पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कौन कौन सा है, तो देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला है ना, हमारी पृथ्वी में कहीं गर्मी है कहीं ठंड है, तो ये जो हमारा धरातल है यहाँ पर तापमान का वितरण क्या है, अलग अलग है। कहीं ज्यादा गर्मी है तो कहीं कम गर्मी है, कहीं ज्यादा ठंड है तो कहीं कम ठंड है ना। कहीं ऐसा जगह है जहाँ हमेशा बारिश होते रहता है, जैसे हमारे यहाँ का चेरापूंजी मानीसराम वाला जगह हमेशा बारिश होते रहता है। राजस्थान में जाके देखो तो हमेशा गर्मी गर्मी रहता है, शिमला में जाके देखो हमेशा ठंड रहता है। तो ऐसा तापमान का वितरण में अनियमितता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा क्यों है? सवाल क्या था हमारा, धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला कारक क्या है, पहला कारक है ऊंचाई। ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, पहला कारक हमारा क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन में जब जाते हो तो जैसे यहाँ पर लिखा रहता है ना, ये ऐसा लिखा रहेगा रायपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन लिखा रहता है, तो नीचे लाल कलर में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना किलोमीटर। तो हर रेलवे स्टेशन में जहां पर रेलवे स्टेशन का नाम लिखा रहता है ना बोर्ड में, उसके नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है ना। अब यहाँ पर देखो ये ऐसा 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 है सब जगह। तो यहाँ पर देखो ये ऊंचा है, ये थोड़ा और ऊंचा है, अब ये थोड़ा नीचा है ना। अब देखो ये और ऊंचा है, ठीक है, ये ऐसा ये ऐसा। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा रहेगा तो बोलेगा अरे ये पहाड़ इतना ऊंचा है, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा रहेगा तो बोलेगा अरे ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, जबकि ये इसके मुकाबले बहुत ऊंचा है। मतलब समुद्र तल से ऊंचाई यहीं पर खड़ा होकर हम नहीं बता सकते ये ज्यादा ऊंचा है कि वो कम ऊंचा है ना। वो नापना पड़ेगा समुद्र तल से। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, नापते हैं समुद्र तल से कौन सा जगह ज्यादा ऊंचा है, कौन सा जगह ज्यादा कम है। और जो जगह समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उस जगह का तापमान उतना कम होगा। तो धरातल में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में पहले कारक क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। जो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा होगा वहां का तापमान ज्यादा होगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है ना। तो जितना ऊंचाई बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्या होते जाएगा, तापमान गिरते जाएगा, और जितना ऊंचाई कम होते जाएगा उतना तापमान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये एक टॉपिक है। अभी देखिए चलो ध्यान दो। तो धरातल पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, धरातल पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें दूसरा कारक क्या है, समुद्र तल से दूरी। आप समुद्र तल के पास में है ना, समुद्र के जस्ट बगल में हो तो वहां का तापमान क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब न तो कम न ज्यादा। और जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते जाओगे तो तापमान में क्या होते जाएगा, एकदम अचानक से तेजी से गिरावट या तो फिर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। समुद्र तल, जो समुद्र तल के पास में है वो क्या है, समशीतोष्ण जलवायु में आता है। समशीतोष्ण जलवायु मतलब हमेशा तापमान वहां का क्या होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है। और जो समुद्र से बहुत दूर है वहां का तापमान में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी तापमान बढ़ जाएगा, कभी तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो समुद्र तल से दूरी भी क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। आप समुद्र के किनारे में हो तो देखो क्या होता है, गर्मी के समय में समुद्र से ठंडी हवाएं चलती है और ठंड के समय में समुद्र से गर्म हवाएं चलती है। वहां का जो टेम्परेचर है वो मतलब क्या रहता है, एकदम पैरेलल रहता है, मतलब कि ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, समांतर बना रहता है, हमेशा जैसा है वैसे ही बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरा कारक है समुद्र तल से दूरी। तीसरा कारक क्या है, तीसरा कारक है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति मतलब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक पर्वत है और यहाँ से कोई हवा आ रहा है। इससे पहले आप समझो पर्वतों की स्थिति से पहले समझो पवनों की दिशा। पवनों की दिशा है ना,
अब देखिए, आप रहते हैं यहाँ पर, आपका घर है यहाँ पर, और हवा इधर से चल रहा है, और ये क्या है, गर्म जगह है, गर्म। तो गर्म जगह से हवा आ रहा है तो गर्म हवा आएगा, और ये जगह को भी वो गर्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जगह ठंडा है, ठंडा, और हवा इधर से आ रहा है, तो हवा ठंडे जगह से आ रहा है तो हवा ठंडा होगा, इसको भी ठंडा कर देगा। तो पवनों की दिशा, पवन किधर से किधर चल रहा है, गर्म तरफ से आ रहा है, गर्म एरिया से आ रहा है हवा, कि ठंडी एरिया से हवा आ रहा है। जिधर से हवा आ रहा है वो अपने साथ टेम्परेचर को भी लाएगा। हवा गर्म क्षेत्र से आ रहा है तो गर्म हवा आएगा, ठंडे जगह से आ रहा है तो ठंडा हवा आएगा, और वो जगह जहां पर वो हवा आ रहा है उस जगह को भी गर्म या ठंडा कर देगा। तो पवनों की दिशा तापमान को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है। चौथा कारक क्या है, चौथा कारक है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, मान लो जाए यहाँ पर पर्वत है, इधर से ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडा जगह से हवा आ रहा है, ठंडी हवा, और पर्वत यहाँ पर है तो हवा टकरा जाएगा और इस तरफ नहीं जा पाएगा हवा, तो यहाँ पर बहुत ठंड और यहाँ पर गर्मी हो जाएगा। तो ये पर्वतों के कारण भी क्या होता है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक तरफ से हवा आ रहा है, ठंडा हवा है, गर्म हवा है या मानसूनी हवा है, तो वो हवा यहीं तक प्रभाव देता है अपना। गर्म है तो यहीं गर्मी करेगा, ठंडा है तो यहीं ठंड करेगा, मानसूनी हवा है तो यहीं बारिश करेगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये छाया प्रदेश है, छाया प्रदेश। इधर से चलने वाली हवाओं का प्रभाव इस तरफ नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ अमरकंटक का जो पहाड़ी है ना, इधर भूरमदेव वाले इलाके में है ना, मैकल पर्वत श्रेणी बोलते हैं, तो उधर से हवाएं आती है मध्य प्रदेश तरफ से, मानसूनी हवाएं, लेकिन वो अमरकंटक का जो हम लोग का मैकल श्रेणी है वो रोक देता है मानसूनी हवा को, जिस कारण कवर्धा में बारिश नहीं होता है। इस कारण वहां पर चावल वावल का खेती नहीं होता है, पानी से नहीं है, कहाँ से खेती होगा, और चावल की खेती में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना। इस कारण वहां के लोग शुगर के मतलब गन्ने का खेती करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा तापमान को प्रभावित करने वाले और कारक कौन से हैं, अक्षांश की स्थिति। अक्षांश आप कहाँ पर है, भूमध्य रेखा में है या भूमध्य रेखा के आसपास है तो गर्म होगा आपका एरिया, और अगर आप भूमध्य रेखा से बहुत दूर हैं तो ठंडा होगा आपका एरिया। तो भाई धरातल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ऊंचाई, दूरी, पवनों की दिशा, पर्वतों की स्थिति और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब देखो पेपर में क्या है, नक्शा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नक्शा आएगा, भूगोल का पेपर है तो आएगा ही आएगा, भाई हिस्ट्री में आया है तो भूगोल में क्यों नहीं आएगा, ठीक है, इसमें तो आना ही चाहिए। तो नक्शा भी हम एक बार देख लेते हैं, राज्यों को देख लेना, कितने सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पहले 29 राज्य थे, अब ये खत्म हो गया, केंद्र शासित बन गया, ये 28 हो गए, और टोटल कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन फिर गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली 1 हो गया तो 8 हो गए फिर, ठीक है। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये देखो पंजाब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, उत्तराखंड कहाँ पर है, एक अपना छत्तीसगढ़ पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, इधर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब पता होना चाहिए हमें। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, है ना, उन सभी पड़ोसी देशों के नाम भी पता होना चाहिए। इधर पाकिस्तान है ना, इधर चीन है, इधर नेपाल है, ये भूटान है, 4 हो गया, 5वां ये बांग्लादेश है, 6वां ये म्यांमार है, और 7वां यहाँ पर श्रीलंका है। 7 पड़ोसी देश हैं। एक और पड़ोसी देश है हमारा जो कि एकदम जस्ट बगल में नहीं है, थोड़ा समुद्र के आगे है ना, वो है हमारा क्या, यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे है मालदीव हमारा। 8 पड़ोसी देश हैं। और भारत की स्थलीय सीमा पर कौन कौन के पड़ोसी देश हैं, तो 7 हैं। स्थलीय सीमा में ये देखो एकदम जमीन जुड़ा हुआ है दोनों का, यहाँ भी सबका जमीन जुड़ा है, यहाँ पर भी श्रीलंका भी है ना, जो राम सेतु यहाँ पर बनाया गया था उसके माध्यम से जुड़ा है। ऐसे अभी राम सेतु क्या हो गया है, समुद्र के नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, स्थलीय रूप से एकदम नजदीक है, पास है। तो भारत के पड़ोसी देश, इसको छोड़ना नहीं है, 6 नहीं बताना है, 7 बताना है। भारत के क्या है, 7 पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत का क्या पूछ सकता है, छोटा सा काम नहीं होता। भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये हमने देख लिया।
अब भारत का मानक समय रेखा देखते हैं। मानक समय रेखा, जैसे कि मैं बताया था, सभी देशों में अलग अलग समय होता है, क्योंकि सभी देशें अलग अलग देशांतर रेखा पर होती है। तो हमारा देश कौन सी देशांतर रेखा पर है? तो ऐसे तो बहुत सारी देशांतर रेखा है हमारे देश में, है ना। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से भी एक देशांतर रेखा होकर गुजरता है, लेकिन भारत के बीचों बीच में कौन सी देशांतर रेखा है? तो तुम सोचोगे भारत का बीचों बीच तो ये है एकदम ऐसा, ये नहीं है भारत का बीच। भारत देखो, यहाँ से अगर मैं ऐसा रेखा खींच देता हूँ तो यहाँ देखो भारत का किनारा इस तरफ पास में है, और भारत का दूसरा किनारा देखो एकदम दूर में है। तो चौड़ाई देखो ना कितना है, कितना है? 3214 किलोमीटर चौड़ाई है ना। और इसका हम बीचों बीच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब हम चौड़ाई को लेंगे तो हमारा बीच कहाँ पर निकलेगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में जो नैनीताल है, नैनीताल, वहां पर से आता है देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST लाइन उसको बोलते हैं। 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा है ये, भारत का मानक समय रेखा। भारत से और कौन सी इंपॉर्टेंट रेखा होकर के गुजरती है? तो भारत से अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है। अक्षांश रेखा देखो, ये हमारा जो गुजरात है ना, ये ऐसा शेर के मुंह जैसा है, ऐसा। तो इसका जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा यहाँ से आता है, और ऐसा छत्तीसगढ़ के ऊपर को, है ना, ये छत्तीसगढ़ का जो हमारा ऊपर है, इसको क्रॉस करते हुए जाता है ये, है ना। त्रिपुरा मिजोरम को भी क्रॉस करता है। त्रिपुरा, ये देखो ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम को भी क्रॉस करता है। अक्षांश रेखा, हो सकता है पेपर में आ जाए, अक्षांश रेखा कहाँ पर है? ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री, 23 1/2, 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है पृथ्वी का, है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री में। ऊपर जाएंगे, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ऊपर में 23.5 डिग्री में जाएंगे ना, तो वहां जो रेखा होगी वो कर्क रेखा है, और नीचे जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा है वो मकर रेखा है। हमारे भारत में कर्क रेखा होकर जाता है, भारत से मकर रेखा होकर नहीं जाता है, और भूमध्य रेखा भी भारत से होकर नहीं जाता है, केवल कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ पर है? तो ये जो गुजरात है ना, तो ऊपर वाला जो गुजरात है ना, जिसको कच्छ का इलाका बोलते हैं, नीचे वाले गुजरात को काठियावाड़ का इलाका बोलते हैं, ऊपर वाले गुजरात को कच्छ का इलाका बोलते हैं, है ना। ऐसा शेर का मुंह है ना, ये जबड़ा शेर का, तो ऊपर वाला जो जबड़ा है, यहाँ से जो है एक रेखा होके जाएगा जो छत्तीसगढ़ के ऊपर से होके जाएगा, ऐसा बांग्लादेश के बीच से त्रिपुरा मिजोरम को क्रॉस करेगा। ये जो है हमारी कर्क रेखा है। नदी वगैरह देख लेना, छत्तीसगढ़ में महानदी ऐसे उड़ीसा होते हुए चले जाता है आगे, है ना। और नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में, कवर्धा है ना मध्य प्रदेश, यहाँ पर से निकाल देना और ऐसे आगे खींच देना इसको। वहीं अगर आपको बोल दिया जाए गंगा नदी, तो यहाँ पर से आप निकाल देना उसको, है ना। उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है हमारा, इस उत्तराखंड के एकदम किनारे से ऐसे निकाल के ऐसे ले जाना गंगा नदी। ठीक है, यमुना नदी बोलेगा तो यही बगल से निकाल के ऐसे ले जाना और इसको जोड़ देना यहाँ पर, यमुना नदी। सिंधु नदी बोल दिया तो सिंधु नदी देखो यहाँ तिब्बत से निकालना सिंधु नदी, और ऐसे करके ऐसे ले जाना। तिब्बत से निकाले, ऊपर चढ़ा दिए सीधा जम्मू कश्मीर, फिर नीचे उतार दिए सीधा अरब सागर पाकिस्तान होते हुए। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सिंधु नदी। और वही सतलज नदी बोलेगा, सतलज नदी तो यहाँ से ऐसे निकाल देना, है ना। ये सतलज नदी हो गया सिंधु नदी में। जैसे गंगा नदी के साथ यमुना है ना सहायक नदी, वैसी सिंधु के साथ सतलज नदी है सहायक नदी। और ये लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार इधर है। पूछ दिया लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ पर बताना लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ है, यहाँ पर बताना अंडमान निकोबार। इसके अलावा पूछ सकता है मालवा का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है, तो ये पूरा मालवा पठार, ये पूरा दक्कन पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ ये है हमारा, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना देना छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मरुस्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में बता देना भाई, छत्तीसगढ़ है ना। भारत का मरुस्थल कहाँ पर है, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र तो राजस्थान। भारत में मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है, तो 2 जगह है। गंगा का मैदानी क्षेत्र पूरा ये वाला इलाका, सिंधु का मैदानी क्षेत्र पूरा ये वाला इलाका है हम लोग का। ठीक है, तो मैप में अभी मैं जितना बताया हूँ बस वही IMP है और कुछ मत देखो, है ना। बस इसी को बार बार वीडियो को रिवाइज करके क्या करो, ये मैप का कंप्लीट तैयारी कर दो, आराम से तुमको
5 से 10 नंबर मिल जाएगा, है ना। 5 से 10 नंबर क्यों बोल रहा हूँ? 5 नंबर में क्या हो गया, मैप आ गया। क्या हो सकता है, मैप कोई सवाल बना के पूछ दे, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताओ, तो मैप ने बताया हूँ ना, तो वहां पर लिखित में लिख लोगे तुम लोग 5 पड़ोसी देशों के नाम। तो आज मैं ये अभी यहाँ पर जितना बताया नक्शे के सामने खड़े होके 5 से 10 नंबर, बहुत गिरे हालत में 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर तुम्हारा यही से तैयार हो जाएगा।